ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में एक कॉम्पैक्ट, सिंपल और क्लियर तरीके से। टॉपिक्स क्या कवर करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं स्टैक पे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे पाइथन में स्टैक का, पाइथन का कोड इनफिक्स नोटेशन से पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्जन के लिए क्या होगा। डेटा स्ट्रक्चर, इसको अगर हम कहें तो डेटा को रखने का स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर से हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि जिस तरह का हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे उस तरीके की स्पीड होगी। वो बताएगा कि हमारा मेमोरी का मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है या कोई मेमोरी का वेस्टेज है। और ईज़ ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन भी डेटा स्ट्रक्चर से मिलता है, यानी हमने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर एक डेटा स्ट्रक्चर का चुनाव किया है तो वो बताएगा कि हमारा ऑपरेशन, सर्च करने का ऑपरेशन है वो अच्छा रहेगा या इंसर्ट करने का ऑपरेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा या ये दोनों ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का चुनाव हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हमारे घर का सामान रखने के लिए हम ड्रॉर यूज़ कर सकते हैं, हम अलमीरा यूज़ कर सकते हैं, हम सूटकेस भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये हमारी समस्या के अकॉर्डिंग, हमारे क्या चीज़ रखनी है उसके अकॉर्डिंग और कितना उसको यूज़ करना है, कब कब निकालना है, उसके ऑपरेशन कौन कौन से होंगे उसके हिसाब से हम चुनाव करते हैं कि हमें ड्रॉर में वो चीज़ रखनी है कि अलमीरा में रखनी है या उसको पैक करके अंदर डाल देना है। ईज़ ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन, इसका मतलब है आपने जो डेटा स्ट्रक्चर चूज़ किया है, चुनाव किया है, उससे आप कितनी आसानी से, आसानी से सर्च कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं अपना एलिमेंट, या डिलीट कर सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आसानी को आपको बताता है। रियल लाइफ में इसका एक एग्जाम्पल है सीधा, अगर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना है तो मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी? मैं सूटकेस का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी या अलमीरा का? यानी मैं सूटकेस में लेकर जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा। हालांकि मैं अलमीरा को भी, छोटी अलमीरा को भी ले जा सकती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सिंपल नहीं होगा। ड्रॉर में भी ट्रेन में सामान ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल भी सिंपल या इजी नहीं होगा। तो ईज़ ऑफ ऑपरेशन, आप ऑपरेशन कितनी आसानी से कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं। प्रिमिटिव, आदिकाल से चले आ रहे हैं। प्रिमिटिव को कहते हैं प्रागैतिहासिक। नॉन प्रिमिटिव, जो प्रागैतिहासिक नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब हुआ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी अगर आपकी दीवार का एक छोटा सा कण जो है वो आपका प्रिमिटिव हो गया, लेकिन आपकी पूरी की पूरी दीवार जो है वो नॉन प्रिमिटिव हो गई। प्रिमिटिव कण को बता रहा है कि उसका छोटा सा पार्टिकल बता रहा है, नॉन प्रिमिटिव उससे बना हुआ कोई बड़ा स्ट्रक्चर बता रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर तो दोनों भी है, लेकिन एक प्रिमिटिव है, हमेशा से है, पुराना है और बेसिक है, और नॉन प्रिमिटिव जो एडवांस्ड है, बेसिक नहीं है, बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। x = 10। अब यहाँ सिंपल x की वैल्यू 10 है, लेकिन आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है एरे। एरे में अब आप देखिए ये मल्टीपल वैल्यूज़ रख रहा है, यानी 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है। तो ये आपका सीधा सीधा नॉन प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ रखता है, और प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि आपकी सिंगल वैल्यू रखता है, बेसिक वैल्यूज़ रखता है। नॉन प्रिमिटिव में भी दो तरीके के आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर में आप देख रहे हैं कि एक लाइन में होते हैं, जैसे
एरे है, आप यहाँ एक लाइन में देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। स्टैक भी एक के बाद एक के बाद एक, क्यू और डी क्यू भी ऐसे ही होते हैं। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका ट्री स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि फैमिली ट्री। तो वो फैमिली ट्री स्ट्रक्चर को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। स्टैक एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर है जैसे कि यहाँ पर आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप ये बुक्स का स्टैक देख रहे हैं, एक के ऊपर एक बुक्स हैं। ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लाइन में है। और लास्ट में आप ये यहाँ पॉपिंस जो है, कैंडी या टॉफ़ी, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा उदाहरण है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर इज स्टैक, यानी लीनियर ऑर्डर एक लाइन में है, अरेंजमेंट अगर एलिमेंट्स का तो स्टैक हो गया। चाहे यहाँ पे बुक एक के ऊपर एक हो, प्लेट एक के ऊपर एक हो, या और कोई भी कॉइन्स एक के ऊपर एक हो, सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लीफो प्रिंसिपल लगता है, जितने भी स्टैक होंगे उसमें लीफो प्रिंसिपल कैसे लगेगा, क्योंकि आप एकदम से नीचे वाली बुक नहीं हटाएंगे, आप ऊपर से बुक हटाएंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आपने जो बुक रखी है सबसे पहले उसको ही हटाना पड़ेगा। अगर आप ये बुक हैं, बुक तो टूटेंगी नहीं अगर, लेकिन अगर प्लेट होती तो आप बीच में वाली प्लेट निकालेंगे तो पूरा स्टैक गिरेगा। और 4 बुक हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर 100 बुक हैं, 200 बुक हैं, तो आप बीच में से प्लेट या बीच में से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये काम करता है स्टैक। एग्जाम्पल क्या है? मैचिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन ए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन स्टैक इज यूज्ड। अगर आपका जो ब्रैकेट ओपन होता है, पैरेंथेसिस जो ओपन है और एक क्लोज होता है, तो उनको मैच कराने के लिए भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्राउज्ड वेब पेजेस, पहले बैक बटन आप दबाएंगे तो सबसे आखिर में आप जिस वेब पेज पे गए थे वही आपको मिलेगा, तो उसमें भी आपका स्टैक यूज़ होता है। और जो MS वर्ड में हम रीडू अंडू एक्शन करते हैं, तो उसमें भी स्टैक में ही करंट एक्शन स्टोर हुए जाते हैं। जब आप अंडू करेंगे तो आपका जो लास्ट वाला एक्शन होगा वो अंडू होगा, या आप रीडू करेंगे तो जो आपका सबसे लास्ट वाला एक्शन होगा वही रीडू होगा। तो स्टोर कैसे किया जा रहा है? वो एक्शंस जो हैं हमारे वो स्टोर हो रहे हैं स्टैक में, और क्योंकि उन पे लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल लागू हो रहा है। इस तरह से आप और भी ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ स्टैक की एग्जाम्पल है। ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये बुक में आप देखिए रिमूव होगी, टॉप से ही बुक इंसर्ट करना होगा तो हम नीचे बॉटम में जाके नहीं इंसर्ट करेंगे, हम टॉप पे ही रखेंगे। बुक की जगह प्लेट लगा लीजिए, वो भी कांच की, तो हम ऊपर से ही लेंगे स्टैक के और ऊपर ही इंसर्ट करेंगे, ऊपर से ही डिलीट होगी। तो इसके टॉप से ही इंसर्शन और डिलीशन होता है। ऑपरेशंस के नाम है 1 2। फर्स्ट है पुश। पुश मतलब रखना, धक्का देना होता है ना, पुश धक्का, धक्का देना यानी इंसर्ट करना। ऐड करता है नया एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टॉक। तो जब आप इंसर्ट कर रहे हैं बुक या प्लेट तो आप पुश ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आपकी स्टैक पूरी भर चुकी है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे वो फुल पहुंच चुकी है, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। एक्सेप्शन कौन सी आएगी? ओवरफ्लो एक्सेप्शन आएगी, वो मैंने लिख दिया है इसमें। दूसरा है पॉप। पॉपिंस का नाम ही पॉप वर्ड से रखा गया है। स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट आप रिमूव करेंगे पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अगर आपने कोई भी स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है और तब भी आप पॉप कराना चाह रहे हैं तो अंडरफ्लो एक्सेप्शन कॉल होगी। ऐड एंड रिमूव फ्रॉम टॉप, इसमें थर्ड चीज है कि सब चीज इसमें एक ही साइड से होती है। ऐड एंड रिमूव कहाँ से होता है? टॉप से होता है। हम देखेंगे स्टैक की एग्जाम्पल। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऑपरेशंस हैं वो हम पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ये लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं,
ये एम्प्टी स्टैक का काम करेगी। लिस्ट स्ट्रक्चर पाइथन का है, बट ये हम इसको स्टैक की तरह यूज़ करेंगे। हमने ऑपरेशन लिखे हैं यहाँ पर, ऑपरेशन पुश, पॉप, नो टॉप एलिमेंट एंड इज एम्प्टी। ये 4 फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और उसके बाद पुश करेंगे अपने स्टैक में इस एलिमेंट 1 को और पॉप करेंगे इस स्टैक से। बेसिक वर्किंग ये है। अब एक एक फंक्शन को देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। ये अगर ये ऑप पुश फंक्शन कॉल होगा, ऑपरेशन पुश को इंडिकेट करता है। इसमें एक स्टैक लेनी पड़ेगी, जिस स्टैक में पुश होना है। क्या पुश होना है? एलिमेंट पुश होना है। तो स्टैक भी चाहिए, एलिमेंट भी चाहिए। कैसे ये वर्क करेगा? स्टैक में डॉट अपेंड करके, यानी लिस्ट जो बेसिकली एक लिस्ट होगी हमारी, उसमें अपेंड फंक्शन का यूज़ करके हम पूरा पुश फंक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। स्टैक करके कोई स्ट्रक्चर नहीं है पाइथन में। यह लिस्ट आपकी स्टैक की तरह बिहेव करेगी। तो आपकी लिस्ट में जब आप अपेंड कर देंगे तो आपका पुश हो जाएगा और प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद है आपका ऑपरेशन पॉप। आपकी जो स्टैक है, स्टैक को पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो हम प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी, और उस पर कोई पॉप ऑपरेशन नहीं हो सकता। पॉप का मतलब है कोई उसमें से एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अगर वो एम्प्टी नहीं है तब हम उसमें से एलिमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैक में हम डॉट पॉप करके एक फंक्शन है बना बनाया पाइथन की तरफ से है फंक्शन, उस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और उससे हम अपना एक एलिमेंट ये पॉप कर देगा। डेफिनेशन एक हमने इज एम्प्टी फंक्शन भी बनाया, क्योंकि इज एम्प्टी अगर हो गया और उस एम्प्टी है आपकी स्टैक, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, अगर उसमें कोई ऑपरेशन कर दिया तो एक्सेप्शन थ्रो होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको इज एम्प्टी करके एक फंक्शन बनाया है और इसको हम चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए अगर हमको स्टैक st को चेक करना है कि ये एम्प्टी है कि नहीं है, स्टैक की लेंथ ली गई है। स्टैक की जो भी लेंथ है, 10 एलिमेंट है तो 10 आएगी, 5 एलिमेंट है 5 आएगी, और 0 एलिमेंट है इसका मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसकी लेंथ 0 आएगी। और 0 बराबर है 0 के, यानी लेंथ आपने जब चेक कर ली कि उसकी 0 है तो इसका मतलब स्टैक आपका एम्प्टी है। और ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेंथ जब आपकी 0 होगी और उसको आप 0 के इक्वलेंट है कि नहीं है चेक कर रहे हैं, अगर 0 के बराबर हो गई लेंथ तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है और वो आपका रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। इस तरह से ये इज एम्प्टी फंक्शन वर्क करेगा। अब हम एक एक फंक्शन के अंदर वापस जाके देखते हैं कि ऑपरेशन जो पुश है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट एंटर करा देने के बाद रिटर्न क्या करोगे? एक मैसेज आपने प्रिंट करा दिया है, क्या एलिमेंट इंसर्ट किया गया है वो आपने दिखा दिया है, काम हो गया। उसके बाद नो टॉप एलिमेंट। टॉप एलिमेंट क्या है वो जानने के लिए आप चेक करेंगे कि आपका स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो सीधे प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में आप लेंथ उसकी स्टोर करेंगे x। मान लीजिए इस स्टैक में 10 एलिमेंट है तो x की वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी। फिर स्टैक के 10 - 1 10 एलिमेंट है, मतलब उनकी इंडेक्सिंग कैसे हुई है? 0 to 9। 9वां एलिमेंट जो है वही आखिरी एलिमेंट है। तो स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा हो गया? 9वां एलिमेंट। लेंथ कितनी है? 10। टॉप एलिमेंट क्या हो गया? स्टैक और विद इन ब्रैकेट 9, यानी 9वां एलिमेंट। उसकी वैल्यू 9वें एलिमेंट की वैल्यू एलिमेंट में स्टोर होगी, ELE में स्टोर कर लिया। फिर प्रिंट करा दिया कि रिटर्न ELE, ये केवल मैसेज प्रिंट हो रहा है और यहाँ से रिटर्न होगा ELE, यानी यहाँ नो टॉप ई अगर आप कॉल करेंगे फंक्शन तो रिटर्न होगी एक वैल्यू जिसे आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और वो वैल्यू होगी टॉप एलिमेंट की वैल्यू। अब ये पॉप एलिमेंट है, ये डिलीट करने के लिए काम आता है कि आप स्टैक से एक एलिमेंट पॉप आउट कर दें, बाहर निकाल दें। तो
इफ़ इज़ एम्प्टी, ये इज़ एम्प्टी एक फंक्शन कॉल होगा, हमने ऑलरेडी बना रखा है इज़ एम्प्टी। इफ़ इज़ एम्प्टी और ये ट्रू है, इसमें जाएगा एस टी। इज़ एम्प्टी फंक्शन क्या लेता है, एस टी, स्टैक को लेता है। अगर इफ़ के बाद यहाँ पे ये जब रन होगा तो रिटर्न वैल्यू इसकी रिप्लेस हो जाएगी। इफ़ और इज़ एम्प्टी एस टी फंक्शन कॉल होने पर जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इफ़ की जगह रिप्लेस हो जाएगी। एम्प्टी है आपकी लिस्ट तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पे प्रिंट हो जाएगा स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिटर्न क्या करेगा, स्टैक में डॉट पॉप फंक्शन, टॉप एलिमेंट है वो पॉप आउट होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें एलिमेंट हमको डालना है। एलिमेंट एक हमने ले लिया, एलिमेंट इक्वल्स टू 1, हमने यहाँ एलिमेंट नाम डाला है इसी, और यहाँ पे ये खाली हमारी स्टैक है, ये एक स्टैक बनाया है ग्लास स्टैक जिसको नाम दिया है, ये एम्प्टी स्टैक है। कैसे क्रिएट किया है, एक लिस्ट स्ट्रक्चर बना लिया है, वो उसको हमने नाम दे दिया है ग्लास स्टैक। तो अब स्टैक में ये एलिमेंट अपेंड कर देगी और मैसेज प्रिंट करा देगी। ठीक है, कंट्रोल एस और रन करके देखते हैं। ये हो गया पुश्ड एलिमेंट, ये मैसेज आ गया जो आपके पुश्ड एलिमेंट और एलिमेंट की वैल्यू 1, यहाँ हमने 1 दी थी। अगर हमें और एलिमेंट पुश कराने हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करा, अब हम दूसरा एक और एलिमेंट पुश कराते हैं, इसका इंडेंटेशन सही करते हैं और 1 की जगह यहाँ पे हम 23 देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, फिर से रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पुश हो गया एलिमेंट 1 और 23, ये दो एलिमेंट तो पुश हो गए और एक यहाँ हम पॉप का भी स्टेटमेंट चला रहे हैं ग्लास स्टैक, लेकिन पॉप का स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर कुछ भी ये प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट तब होगा जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। और ये रिटर्न कर रहा है एक एलिमेंट को, एक बाहर निकाल रहा है एलिमेंट, उसकी वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ कैच नहीं कर रहे अपने प्रोग्राम में, इसलिए हमको वो उसकी पॉप की वर्किंग नहीं दिख रही। पुश की हमने देख ली, पहले 1 गया, उसके बाद 23 गया। अब हम यहाँ पे डेटा करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और प्रिंट डेटा करा लेते हैं। इस डेटा में हमारा वैल्यू है, मैसेज के साथ हम प्रिंट कराएंगे डेटा की वैल्यू और मैसेज में हम डाल देते हैं पॉप्ड एलिमेंट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जो भी रन करके देखते हैं, फिर से खाली, जितनी बार मैं रन करूँगी हमेशा स्टार्टिंग से ही काम होगा। पहले खाली एम्प्टी स्टैक बनेगा, फिर उसमें 1 जाएगा, फिर 23 जाएगा। क्योंकि कहीं भी स्टोरेज कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है, जितनी बार ये प्रोग्राम चलेगा उतनी बार ये खाली लिस्ट से ही स्टार्ट करेगा। अब इसमें देखिए पुश्ड एलिमेंट 1, पुश्ड एलिमेंट 23 और पॉप्ड एलिमेंट 23। लास्ट में कौन सा गया, 23। फर्स्ट पॉप क्या हुआ, 23, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। इस तरह से ये पॉप हो गया। अगर हम फिर से ये करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पुश वाले को और कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब हम फिर रन कराते हैं, यानी 2 बार पुश होगा और 2 बार पॉप होगा। एक बार 1 गया, फिर दोबारा 23 गया, फिर पॉप 23 हुआ, अब पॉप्ड 1 हो गया। अब इसके बाद भी अगर हम पुश करेंगे तो ये शो करेगा लिस्ट स्टैक इज़ एम्प्टी। एक बार और हमने डाल दिया। अब हम रन करके देखते हैं, फिर से शुरू से ही हमेशा वर्क करेगा। 1 एंटर किया, 23 एंटर किया, 1 एंटर किया, 23 एंटर किया, फिर उसके बाद उसने पॉप किया एलिमेंट, 23 पहले बाहर आएगा, फिर उसके बाद 1 बाहर आएगा और स्टैक इज़ एम्प्टी यहाँ पर दिखा रहा है। पॉप्ड एलिमेंट यहाँ पे दिखा रहा है नन, कोई भी एलिमेंट पॉप नहीं हुआ क्योंकि डेटा में यहाँ कुछ वैल्यू नहीं गई। पॉप्ड एलिमेंट नल दिखा रहा है और यहाँ पे इज़ एम्प्टी,
तो प्रिंट स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी दिखा रहा है जब यहाँ पर आ रहा है आपका कंट्रोल, और फाइनली पॉप्ड एलिमेंट में डेटा नन दिखा रहा है, कोई भी डेटा नहीं है। हम देखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो नॉर्मल इनफिक्स में लिखा रहता उसको पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नोटेशन अर्थमेटिक के जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इनफिक्स हैं, x प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये इनफिक्स नोटेशन है। दोनों ऑपरेंड के बीच में आपका ऑपरेटर रहता है। प्रीफिक्स में ऑपरेंड बाद में आते हैं, ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेटर प्रीफिक्स होता है। पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर पोस्ट फिक्स होता है, बाद में लगा होता है, ऑपरेंड पहले लगे होते हैं। यहाँ ऑपरेंड एक्स वाई भी हो सकते हैं, यहाँ ऑपरेंड नंबर भी हो सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 99 ये नंबर भी हो सकता है। कन्वर्जन के लिए हमको क्या करना होता है कि जैसा इक्वलेंट बनाना है, जो इनफिक्स से वैल्यू आएगी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, वही आपके पोस्ट फिक्स से भी वैल्यू आनी चाहिए एक्स वाई, और लास्ट में ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन या जो भी। प्रीफिक्स में फ़ायदा क्या होता है, प्रीफिक्स में आपका लेफ़्ट से राइट आप ट्रैवल करते जाएंगे तो आपका सफिशिएंट रहता है, आपका ऑपरेटर्स इस तरीके से प्लेस होते हैं कि आपके वो इक्वलेंट रिजल्ट आ जाता है, इनफिक्स के इक्वलेंट। ऑपरेटर की प्लेसिंग करेक्ट होती है अगर प्रीफिक्स में आप मूव करें लेफ़्ट टू राइट या पोस्ट फिक्स में मूव करें। बट इनफिक्स में हमको ध्यान रखना पड़ता है प्रेसिडेंस का, इसीलिए हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया है कि ऑपरेंड्स जो हैं वो डायरेक्टली आउटपुट में जाएंगे। अगर यहाँ पे x मल्टीप्लाइड वाई है तो पोस्ट फिक्स में हम एक्स वाई और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर बाद में लगेगा। तो आइडिया क्या है कि जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो डायरेक्ट आउटपुट में जाएंगे, और ऑपरेटर कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। एक हम स्टैक क्रिएट करेंगे एम्प्टी, जिसमें ऑपरेटर स्टोर होंगे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनको स्टोर करेंगे। पैरेंथेसिस भी ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एज यूजुअल लगाए जाएंगे। तो लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हमारी ये है, ऑपरेंड्स ऐड टू आउटपुट, आपका ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो ये स्टैक में जाएगा। अगर आपका इनकाउंटर होता है, मिलता है आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये पॉप करने लगेंगे। जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपको मिलेगा, आप स्टैक में से जितने भी ऑपरेटर हैं वो पॉप करेंगे, तब तक पॉप करेंगे जब तक कि आपका ओपनिंग नहीं मिल जाए। तो होगा क्या, विद इन पैरेंथेसिस के सारे ऑपरेटर आपको मिल जाएंगे। ऑपरेटर्स जो हैं पुश किए जाते हैं स्टैक में बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस, और पॉप करते हैं रिमेनिंग ऑपरेटर्स एट द एंड, और जितने भी ऑपरेटर बच जाते हैं स्टैक में वो हम लास्ट में पॉप करते हैं। लास्ट रूल भी लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स आर पॉप्ड फ्रॉम स्टैक while they have higher और इक्वल प्रेसिडेंस देन द करंट ऑपरेटर। स्टैक से ऑपरेटर कब पॉप किए जाते हैं, जब प्रेसिडेंस चेक करते हैं एक बार, हायर होगी प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर की तो अंदर स्टैक वाले पॉप हो जाएंगे, और नहीं होगी तो वो नहीं पॉप होंगे। इससे करेक्ट पोस्ट फिक्स ऑर्डर होता है। अब इसको हम अपने पाइथन कोड से भी देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए जो पाइथन कोड लिखा है। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा, जैसे यहाँ हमने एक स्टैक क्रिएट किया है ऑपरेटर्स के लिए, और ये पोस्ट फिक्स एक वेरिएबल है, इसमें आपके सारे आउटपुट स्टोर होंगे। अब ये आपका जो स्टैक है इसका टॉप एलिमेंट हमको चाहिए रहता है। टॉप एलिमेंट ही हमारा कंसर्न होता है, क्योंकि हम
पाइथन में यूज़ करेंगे लिस्ट, जो वर्क करेगी हमारे लिए एक स्टैक की तरह। यानी हम उसके टॉप एलिमेंट को हमेशा एक्सेस करेंगे, टॉप से ही डिलीशन होगा और टॉप से ही इंसर्ट होगा। तो इंडेक्सिंग देखिए इस लिस्ट की कैसे होती है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया, इंडेक्स उसका 0 रहता है। दूसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 रहता है और तीसरा एलिमेंट उसका 2 रहेगा। यानी 3 एलिमेंट है तो 0 से 2 इंडेक्सिंग होगी। पहले ये आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा और लास्ट में सी आएगा। हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये लास्ट एलिमेंट ही हमारा टॉप एलिमेंट है। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है? इसकी हमेशा इंडेक्सिंग -1 होती है। कौन सी वाली? जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? टॉप एलिमेंट से, -1, -2, -3। 10 एलिमेंट है तो -1 तो यही रहेगा, -2, -3 और आपका माइनस में आगे जाता जाएगा। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में हमें ये बेनिफिट है कि जो टॉप एलिमेंट है वहाँ से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए वो हमेशा -1 रहेगी। हमें लेंथ से भी मतलब नहीं होगा स्टैक की लेंथ कितनी है, क्योंकि यहाँ टॉप एलिमेंट -1 रहेगा, इतना हमें पता है, चाहे ये कितनी भी बड़ी आपकी लिस्ट हो या स्टैक हो। अगर हम 0 से चलेंगे तो 0 आपका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को बताएगा। तो 0 आपका फर्स्ट एलिमेंट बताएगा, तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को से तो हमें यहाँ मतलब ही नहीं है, हमको लास्ट वाले एलिमेंट से मतलब है। ये आपको इंडेक्सिंग ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने यहाँ कोड में देखिए स्टैक -1 ये यूज़ किया है। अब हम कोड रन करके देखेंगे। इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन का पाइथन कोड। इस कोड में हमने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन होगा प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी के लिए फंक्शन लिखा है। इसमें एक ऑपरेटर दिया जाएगा और उस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेट होगी कि मतलब वो नंबर 1 प्रायोरिटी का है, दूसरी भी है, तीसरी है या उसकी 0 है। अगर कोई और ऑपरेटर होगा तो इन सब के अलावा तो उसकी 0 प्रायोरिटी सेट होगी। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, आपका कोई नया ऑपरेटर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका मेन फंक्शन है जो कन्वर्जन का कार्य करेगा। इसमें इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए एक्सप्रेशन इसको दिया जाएगा। वो एक्सप्रेशन में क्या करेगा? एक स्टैक क्रिएट कर रहा है। पहली तो एम्प्टी खाली स्टैक क्रिएट होगी जिसमें वो ऑपरेटर्स स्टोर करेगा। दूसरा ये पोस्ट फिक्स है, ये आउटपुट रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक सिंपल वेरिएबल है, इसमें आपका रिजल्ट आएगा। लूप कितने चल रहे हैं? एक फॉर लूप ये चल रहा है, एक ये वाइल लूप चल रहा है। ये वाइल लूप लास्ट में जितना बचा है ना उसको निकालने के लिए स्टैक में से, उसके लिए वाइल लूप है, पॉप रिमेनिंग ऑपरेटर्स, और बाकी ये फॉर लूप है। हमेशा याद रखना है कि आपके ऑपरेटर कहाँ जा रहे हैं? स्टैक में जा रहे हैं, और जितने भी ऑपरेंड हैं चाहे वो वेरिएबल के फॉर्म में हो या डिजिट हो, वो आपके डायरेक्ट आउटपुट में जा रहे हैं। अभी तक उसने एक कैरेक्टर को लिया, अगर वो ऑपरेंड है तो आपके आउटपुट में डाला, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में डाला, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो तब जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता सारे स्टैक को पॉपअप करके आपके आउटपुट में पोस्टफिक्स में डाल दिया, और लास्ट में खुद स्वयं रह जाएगा कैरेक्टर ब्रैकेट एक, तो उसको भी पॉपअप कर दिया, तो आपके स्टैक में कोई ब्रैकेट नहीं बचेगा, क्योंकि आपका ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही वो तब तक चलेगा ये वाइल लूप जब तक कि उसको ओपनिंग नहीं मिल जाएगा, और लास्ट में जब ओपनिंग मिल जाएगा तब वो एक लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट भी उसको हटाना पड़ेगा पॉपअप करके। वो स्टैक करके को पॉपअप कर देता है, वो गायब हो जाता है, वो आपके आउटपुट में नहीं जाता। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आउटपुट में नहीं इसीलिए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आएगा एल्स में। अब यहाँ पे सारे ऑपरेटर से रिलेटेड डीलिंग है, आपके ऑपरेंड हो गए हैं। ऑपरेटर में क्या चेक करेगा कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो। एम्प्टी नहीं होने के लिए स्टैक एम्प्टी लिस्ट क्या होती है? फॉल्स होती है। तो अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ये पार्ट, ये कंडीशन आपकी क्या दिखाएगी?
फॉल्स। तो इसकी जगह ये स्मार्टर वे है, आपका स्टैक लिख करके आप चेक कर लेते हैं कि आपकी एम्प्टी है कि नहीं। आप इसकी जगह ये भी डाल सकते हैं कि स्टैक की लेंथ नॉट इक्वल टू 0, वही चीज़ है, वही काम ये कर रहा है। ठीक है, तो स्टैक आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और जो भी एट प्रेजेंट कैरेक्टर आपने लिया है उसकी प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप एलिमेंट से अगर कम है तो उस केस में आपका आउटपुट में स्टैक पॉप कर देगा। और फिर क्या करेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंस स्टैक में उसकी ज़्यादा है, हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर वो सीधे आउटपुट में डालेगा, और ये लो प्रेसिडेंस का जो कैरेक्टर है उसको स्टैक में अंदर डाल देगा, अपेंड कर देगा। और इस तरीके से ये आपका फॉर लूप वर्क करेगा। लास्ट में मैंने ये प्रिंट कराया कि हर फॉर लूप के बाद आपको ये समझ में आए कि कितना क्या क्या हो रहा है, कैरेक्टर में क्या जा रहा है, स्टैक में क्या जा रहा है, और आउटपुट में क्या जा रहा है। फॉर लूप के बाद आपका वाइल लूप में अगर कुछ बचा हुआ है तो ये चेक करता है कि स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलेगा। वाइल स्टैक आपका ट्रू है यानी एम्प्टी नहीं है तब तक ही चलेगा, और पोस्ट फिक्स में क्या डालेगा, पॉप करता जाएगा, जितने भी ऑपरेटर उसके स्टैक में होंगे वो पॉप कर देगा। और लास्ट में ये फंक्शन रिटर्न करना है पोस्ट फिक्स को। तो जो भी चीज़ आपकी पोस्ट फिक्स में आउटपुट में है उसको वो रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने यहाँ पर प्रिंट इनफिक्स, आपका एक्सप्रेशन हम सबसे छोटा एक्सप्रेशन, इजी एक्सप्रेशन लेते हैं और ये इसको बंद कर देते हैं चेक करने के लिए। यहाँ आपका एक्सप्रेशन सबसे इजी वाला एक्सप्रेशन हमने दिया लिखा है, और वो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। और यहाँ ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और इस फंक्शन कॉल में एक्सप्रेशन जा रहा है। और ये भी कहाँ पे हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन कॉल लिख सकते हैं, फंक्शन कॉल आपने लिखा है और उसके बाद यहाँ एक्सप्रेशन गया है इसको। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये आपका आउटपुट आ गया। ये सबसे पहले ch स्टैक पोस्ट फिक्स। तो इनफिक्स में आपका प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम शुरू से लेकर आपके सीधे यहाँ पे तो जाएगा नहीं, फंक्शन में क्या जाएगा, सबसे पहले आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद ये सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा और उसके लिए के अकॉर्डिंग इनफिक्स आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये लिखा रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रिंट होगा जो पोस्ट फिक्स ये है, लेकिन नेक्स्ट के बीच में क्या होगा, ये आपका फंक्शन कॉल होगी। तो पहले इनफिक्स गया, फिर उसके बाद ये पोस्ट फिक्स आपका फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाएगा। पोस्ट फिक्स फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाते ही आपका ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर लूप की वर्किंग दिखा रहा है। पहले ch में a गया, फिर ch में आपका एक्सपोनेंशिएशन गया, फिर ch में b गया। और स्टैक पहले राउंड में एम्प्टी है, आउटपुट में a है। स्टैक में फिर आपका एक्सपोनेंशिएशन गया, आउटपुट में आपका a है। और फिर आपका जब b एनकाउंटर हुआ तो b भी ऑपरेंड सीधे आपके आउटपुट में चला गया, स्टैक में एक ऑपरेटर बच गया। लास्ट में इस लास्ट वाइल लूप से स्टैक का ऑपरेटर पॉपअप हो जाएगा और आउटपुट में चला जाएगा। और इस प्रकार से नया आपका पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट ये अब ये प्रिंट करा रहा है पोस्ट फिक्स ए बी। सारा फॉर लूप हो गया, केवल फॉर लूप की वर्किंग दिखाई है और उसके बाद आपका पोस्ट फिक्स का रिजल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेके देखते हैं और उसकी वर्किंग को समझेंगे। कंट्रोल S। अब इसमें क्या हो रहा, आपका एक्सप्रेशन है, इसमें ओपनिंग ब्रैकेट भी है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। पहले A गया, स्टैक एम्प्टी था, फिर प्लस गया, प्लस आपके स्टैक में चला गया, B गया, B में B आउटपुट बाहर चला गया और प्लस स्टैक में ही रह गया। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन गया, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन साइन आपका स्टैक में चला गया, ए बी बाहर है। फिर आपका ओपनिंग ब्रैकेट गया, ओपनिंग ब्रैकेट फिर स्टैक में अपेंड हो गया और ए बी बाहर रहे। सी गया, सी बाहर अपेंड हो गया। फिर माइनस ऑपरेटर गया, अब ये माइनस ऑपरेटर आपके स्टैक में अपेंड हो गया और ए बी सी बाहर हो गए। डी गया,
डी जाने पर डी सीधे ऑपरेंड है, आउटपुट में चला गया, बाहर चला गया। उसके बाद जब आपका क्लोजिंग गया है तो जितने ऑपरेटर, क्लोजिंग भी गायब है अब देखिए, और ओपनिंग भी गायब। जितने भी ऑपरेटर इन बिटवीन है, यानी केवल माइनस ही है, ये ओपनिंग है, माइनस है, उसके बाद ये क्लोजिंग मिल गया उसको, तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी गायब, माइनस बाहर आ गया, और ओपनिंग ब्रैकेट भी गायब हो गया, क्योंकि स्टैक में पॉप कर दिया है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, स्टैक पॉप, एक जो दूसरा है वो लास्ट वाले क्लोजिंग को भी गायब कर देता है, स्टैक में पॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों इससे ब्रैकेट के पैरेंथेसिस गायब हो जाएंगे और बीच का जितने ऑपरेटर है वो आउटपुट में आ जाएंगे। उसके बाद आपका वाइल लूप चलेगा, ये वाला जो पॉपअप करेगा रिमेनिंग ऑपरेटर्स ए बी सी डी, और उसके बाद माइनस लग ही गया था, और पहले आपका जाएगा लास्ट इन, आपका ये था मल्टीप्लिकेशन वाला, और उसके बाद आपका ये प्लस वाला। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्लियरली कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपका हम एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि और डिफ़िकल्ट है, और इसको हम रन करा के देखते हैं, कंट्रोल एस। और इसकी भी वर्किंग इसी तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें भी आपका पूरा इसी तरह से आया है। जैसे ही आपका यहाँ माइनस है और ये आपका जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, बीच के जितने ऑपरेटर हैं ये बाहर, यहाँ तक तो बन गया था, उसके बाद माइनस, पहले एस्ट्रिक आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, एस्ट्रिक और माइनस आउटपुट करके, और दोनों पैरेंथेसिस गायब हो गए और केवल आपका प्लस बचा। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है और सारे एक्सप्रेशन को इस तरीके से सेट कर देता है कि आपको फिर ब्रैकेट्स की ज़रूरत ही नहीं रहती। इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का ये कन्वर्जन था। थैंक यू।